नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लास पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए, हमारी बात चल रही थी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। 9 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? तो यहाँ पे दिया है मोरारजी देसाई दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी दिया है, बीपी सिंह दिया है, चौधरी चरण सिंह दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला सही हो जाएगा। मोरारजी देसाई जी की सबसे अधिक आयु थी कितनी? तो 81 वर्ष के थे, याद रखिएगा 81 वर्ष के। और इनका अगर शासनकाल पूछ लिया जाए तो इनका जो शासनकाल है 1977 से 1979 तक। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे पूछा है जो संघ मंत्रिपरिषद बनाई जाती है उसमें जो है कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पे दिया है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10 से 15%। फिर यहाँ पे दिया है लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों का 50%। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसमें जो है लोकसभा के जो लोकसभा की सीटें कितनी, तो 550 हैं और 543 जो सांसद बनते हैं उसमें से 15% लिए जाते हैं। 15%, तो जो है लोकसभा के कुल सदस्यों का जो है 15% लिया जाता है। तो याद रखिएगा। लेकिन अभी बात करते हैं तो इसमें जो है टोटल जो है 72 लोग हैं, एक प्रधानमंत्री और 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। तो याद रखिएगा इस बार जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जो है 18वीं जो मंत्रिपरिषद बनी हुई है उसमें, तो इसमें 15% जो होते हैं लिए जाते हैं मंत्री परिषद में। और जो 18वीं मंत्रिपरिषद बनी है उसमें अगर बात करते हैं तो उसमें जो 30 जो है कैबिनेट मंत्री बनाए गए, 36 जो है राज्य मंत्री और 5 जो है स्वतंत्र प्रभार बनाए गए और एक प्रधानमंत्री। तो याद रखिए इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब लोकसभा की बात आई है तो लोकसभा की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख मिलता है। और ये जो है संसद का अंग है, संसद का अंग है। और संसद का जो अंग है, संसद के कितने अंग हैं? तो ये जो है 3 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो संसद का अंग जो है जो लोकसभा है उसमें क्या करते हैं, जो इसका उल्लेख 81 में मिलता है अनुच्छेद, और इसमें जो है कितनी सीटें बात कर चुके हैं। इसके अलावा बात करते हैं सबसे अगर पूछ लिया जाए कि जो 2019 से पहले लोकसभा में टोटल सीटें कितनी थी, तो 552 थी। लेकिन जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है 2019, तो 2019 के बाद जो है कितनी बची, तो 550 बची हैं। 2019 से पहले अगर पूछ लिया, देखिए प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो इसमें जो है लोकसभा की अगर बात आती है तो लोकसभा में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगर बात करते हैं यहीं पे जो है संसद और जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा को जो है उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और राज्यसभा को जो है उच्च सदन बोला जाता है, याद रखिएगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे बताना है महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो जो है किसको नहीं हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को। तो ये जो है प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री होता है वो महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख जो मिलता है अनुच्छेद किस में मिलता है, तो ये जो है अनुच्छेद 61 में मिलता है, जो राष्ट्रपति पर चलाया जाता है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो अमेरिका से ली गई है, ये भी याद रखिए, अमेरिका से ली गई है। फिर अगर बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं संजीव खन्ना जी। संजीव खन्ना जी जो हैं
51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य सुप्रीम कोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 में मिलता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं तो उसकी स्पेशली वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। फिर बात करते हैं भारत के प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू है। फिर बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो राजीव कुमार जी हैं, याद रखिएगा, राजीव कुमार जी हैं। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक, आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो यहाँ पे बताना किसकी सलाह पर किया जाता है, ये बताना। संसद के सदस्यों द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद। तो ये जो है कभी भी न्यायिक हो या आपातकालीन की स्थिति में जो है शक्तियों का जो किया जाता है सलाह पर, जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। देखिए, जब भी जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो वो राष्ट्रपति की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है, तो मंत्रिपरिषद ही सहायता के लिए बनती है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के। आगे बात करते हैं, और जो उपराष्ट्रपति होता है, केवल जो उपराष्ट्रपति का कार्य ये होता है, अगर वो एब्सेंट है, प्रेसिडेंट जो एब्सेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट उसके पद पर कार्य करेगा, इसलिए जो है नियुक्त किया जाता है, बाकी इसका कार्य नहीं होता है। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में निम्न में से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो यहाँ पे बताना है कि जो है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत बताना है, जो मंत्रिपरिषद होती है उसके सभी निर्णयों के बारे में निम्न में से राष्ट्रपति को कौन सूचित करेगा, ये बताना है। यहाँ पे उपराष्ट्रपति दिया है, गृह मंत्री दिया है, और प्रधानमंत्री दिया, विदेश मंत्री दिया है। तो ये जो सूचित करता है वो कौन करता है? तो ये जो है प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। सूचित कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री करेगा, याद रखिएगा। बाकी अगर बात करते हैं तो गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अमित शाह जी हैं, याद रखिएगा, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। और जो है जगदीश धनखड़ जो है वो क्या है? तो वो राष्ट्रपति हैं। और विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर हैं, एस जयशंकर जी हैं, याद रखिएगा, एस जयशंकर जो है अपने विदेश मंत्री हैं। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? कार्यवाहक मतलब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये बताना है। तो यहाँ पे दिया है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, गुलजारी लाल नंदा। तो यहाँ पे देखिए 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे बताना है कार्यवाहक मतलब पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन कार्यवाहक के रूप में 2 बार बने हैं। तो 2 बार जो बने हैं वो जो गुलजारी लाल नंदा जी बने हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। और अगर बात करते हैं तो ये जो है 1964 में एक बार बनते हैं, फिर 1966 में बनते हैं, याद रखिएगा, 1966 में बनते हैं। तो याद रखिए 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती तो बने थे। फिर जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की 1966 में मृत्यु हो जाती है तब बनते हैं। तो याद रखिए 2 बार जो है गुलजारी लाल नंदा जी प्रधानमंत्री कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था, याद रखिए। और हाल ही में जो है अभी चर्चा में आया था, जो मनमोहन सिंह जी हैं, मनमोहन सिंह जी का भी निधन हो गया है। तो याद रखिएगा, इनके बारे में भी आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री बनी थी, याद रखिएगा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया है, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान में किए गए हैं। तो यहाँ पे बताना है जो शपथ और प्रतिज्ञान की जो बात की गई है वो कौन सी अनुसूची में की गई है। तो शपथ और प्रतिज्ञान की बात अनुसूची 3 में की गई है, 3 अनुसूची में की गई है।
अगर बात करते हैं भारतीय संविधान जब लागू हुआ था, भारतीय संविधान जब लागू हुआ था, कब लागू होता है, तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को। तब भारतीय संविधान में अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 395, ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। फिर बात करते हैं अनुसूचियों की। अनुसूचियाँ की बात करते हैं तो ये थी 8 अनुसूचियाँ थी। और बात करते हैं भाग कितने थे, तो भाग जो है 22 थे। अगर वर्तमान में बात करते हैं अनुसूचियाँ, तो अनुसूचियाँ वर्तमान में जो बात करते हैं तो 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। और तीसरी अनुसूची में जो शपथ प्रतिज्ञान की बात की गई है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दूसरी बात ये बन जाती है, जो 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं उसमें जो है कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो ये जो है पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और 52 नंबर के संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा जो है 1992 का अधिनियम है, याद रखिए 1992 का, दोनों अधिनियम 1992 के 73वां 74वां, तो इसके द्वारा जो है 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। याद रखिए, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया। तो यहाँ पे बताना है कि भारत के जो प्रधानमंत्री बने हैं जितने भी लोग, उसमें से सबसे ज़्यादा बार जो है लाल किले पर राष्ट्रीय जो झंडा सर्वाधिक फहराया। तो जो है सर्वाधिक बार जो फहराया गया है वो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, इंदिरा गांधी दिया है, जवाहरलाल नेहरू दिया है, मनमोहन सिंह दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी दिया है। तो सबसे ज़्यादा बार जो फहराया गया है वो जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया है। कितनी बार, तो 17 बार, 17 बार। और दूसरे नंबर पे जो आती हैं इंदिरा गांधी ने 16 बार झंडा फहराया है, याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस बार जो है किसने झंडा फहराया है, तो इस बार जो है जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने फहराया है 76वां गणतंत्र दिवस समारोह पे। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि जो थे वो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन थे, तो जो है प्राबोवो सुबियांटो थे, वो मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो कार्यकारी प्रमुख जो किसे माना जाता है, तो यहाँ पे दिया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। तो कार्यकारी जो है प्रमुख माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 155। तो यहाँ पे जो है जब गवर्नर की बात आती है तो आपको अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 155 में बात की गई है, याद रखिए अनुच्छेद 155 में बात की गई है इसकी नियुक्ति की। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो किसका प्रमुख होता है, तो जो है राज्य का प्रमुख होता है, प्रथम नागरिक जो होता है वो राज्यपाल होता है राज्य का, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 48 में, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है, याद रखिए। हाल ही में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है, तो उसके बारे में आपको अगर वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पे बताना जो अनुच्छेद 161 है उसमें क्षमादान करने की शक्ति जो है किसको प्रदान की गई है। यहाँ पे दिया है प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो ये जो है अनुच्छेद 161 की जब बात आती है तो आपको जो याद रखना है, जो गवर्नर होता है राज्य का, उसको ये शक्ति प्रदान की गई है क्षमादान करने की। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। और अगर बात करते हैं
वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है। और पीएम कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश अगर बात करते हैं तो 51 नंबर के जो हैं मुख्य न्यायाधीश जो हैं संजीव खन्ना जी बनाए गए हैं। संजीव खन्ना जी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा है। तो यहाँ पे बताना है कि राज्यपाल का पद जो होता है उसके लिए आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे 40, 30, 25 और 35 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 35 वर्ष जो है निर्धारित है। गवर्नर अगर बनना है तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे बताना है कि राज्य का गवर्नर होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे दिया है उपराष्ट्रपति दिया है, राष्ट्रपति दिया है, प्रधानमंत्री दिया है और मुख्यमंत्री दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है नियुक्ति इसकी। और अगर बात करते हैं कि जो गवर्नर होता है वो किसकी नियुक्ति करता है, तो ये गवर्नर जो होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जो राज्य में मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति जो है गवर्नर करता है, और गवर्नर की नियुक्ति जो है भारत का प्रेसिडेंट करता है। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि जो राज्य का गवर्नर होता है वैसी प्रशासनिक में अगर केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में अगर बात करते हैं तो क्या कहा जाता है उसको, प्रशासनिक प्रमुख को। तो यहाँ पे दिया है उपराज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो ये जो है यूनियन टेरिटरी की जब बात आती है तो आपको याद रखना है उपराज्यपाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा इसका। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यह आपकी 10वीं क्लास थी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।